आज हम यूपी बोर्ड 2025 और 26 के लिए लेकर आए हैं हिंदी का कंप्लीट नया सिलेबस। कंप्लीट नया सिलेबस का मतलब है कि हमारे पास क्या क्या आने वाला है पेपर में और क्या आएगा वो सभी आपको बताने वाले हैं एक तरफ से, और कितने नंबर का आने वाला है, आपको क्या क्या पढ़ना है यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए वो सभी आपको हम बताने वाले हैं एक तरफ से। इसलिए आप सभी को चीज को पढ़ना है। उसके बाद हम चैप्टर बताएंगे और जीव साहित्य परिचय बताएंगे कि आपको क्या क्या यूपी बोर्ड 2025 और 26 में पढ़ना है। इसी के साथ आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्या है। पहला है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, जो 1 × 10 मतलब एक एक नंबर के 10 रहेंगे। आपके कितने रहेंगे? एक एक नंबर के आपके 10 होने वाले हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो हम आपको तैयार करा देंगे यूपी बोर्ड 2025 में पेपर के समय। और अभी से हम तैयार करना स्टार्ट कर देंगे, वीडियो बनना आ गया है। फिर हमारा दूसरा जो है गद्यांश और पद्यांश है। गद्यांश और पद्यांश जो आपका है 10 नंबर का है। इसमें आपका 2 × 5 दिया गया है, मतलब 10 नंबर का है। ये गद्यांश और पद्यांश 10-10 नंबर का है। इसलिए गद्यांश और पद्यांश में हम दोनों बताएंगे आपको कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। तो आपका 10 नंबर का गद्यांश रहेगा और 10 नंबर का आपका पद्यांश रहेगा। इसी के साथ हमारा हो गया बहुविकल्पीय और गद्यांश और पद्यांश हो गया। अब आ जाता है हमारा जो 5 नंबर का रहेगा, लेखक का साहित्य परिचय। लेखक का साहित्य परिचय हो गया जाएगा हमारा। लेखक का साहित्य परिचय जो 5 नंबर का रहेगा, कितने नंबर का? 5 नंबर का रहेगा। 3 नंबर का आपका परिचय का रहेगा और 2 नंबर का उसमें लिखा रहेगा रचना का रहेगा। अगर आप 2 रचना लिखेंगे तो आपका 2 नंबर मिलेगा और 3 नंबर आपका परिचय का रहेगा। फिर इसी के साथ हमारा हो गया 5 नंबर पे आता है जो कवि का साहित्य परिचय। अभी तक लेखक का था और अब कवि का आ गया। कवि और लेखक दोनों का एक एक जीवन परिचय, साहित्य परिचय लिखना है। तो इसको आपको नोट कर लेना है किसी भी बुक या कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से सिलेबस आपका होने वाला है। फिर हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर है हमारा कहानी। कहानी जो है, कहानी मतलब स्टोरी, यूपी बोर्ड 2025 और 26 के लिए कहानी जो है उसमें लाठी कहानी है, बहादुर है और पंचलाइट। इसमें पंचलाइट नहीं दिया गया है, लेकिन पंचलाइट होने वाला है, इसलिए पंचलाइट आप बढ़ा लीजिएगा। पंचलाइट कहानी जो 5 नंबर का होने वाला है। इसका सारांश लिखना है या अर्थ लिखना है कि पंचलाइट कहानी में हुआ क्या था, या लाठी और बहादुर। 3 कहानी है, 3 में से आपको पेपर में 2 को देखने को मिलेंगे, 1 लिखना रहेगा। फिर हमारा स्वपठित खंड काव्य है। स्वपठित खंड काव्य हमारा 5 नंबर का है, जिसमें आपकी एक कविता रहेगी जो आपके खून और बलिदान या त्याग से आपका संबंधित रहेगा। जैसे हो गया हमारा मुक्ति बोध, ये सब हो जाएगा। तो स्वपठित खंड काव्य आप अपने जिला के अनुसार देखकर आप कर लीजिएगा। जैसे ज्योति जवाहर हो गया, इसी प्रकार आपका रहेगा। तो आप अपने जिला के अनुसार देखकर स्वपठित खंड काव्य तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा 8 नंबर पर आ जाता है संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। संस्कृत में गद्यांश हमारा कितने नंबर का रहेगा? 7 नंबर का रहेगा। हम बताएंगे संस्कृत में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, A to Z चीज बताएंगे। इसलिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। फिर हमारा संस्कृत का जो गद्यांश रहेगा वो 7 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का अनुवाद रहेगा, 2 नंबर का उसका संदर्भ रहेगा। उसको बताना चैप्टर का नाम 2 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का उसका हमारा अर्थ रहेगा। तो इसलिए आपका वो व्याख्या करना है 5 नंबर में। फिर हमारा 9 नंबर पर इसी प्रकार संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश भी 7 नंबर का रहेगा, 5 + 2 रहेगा। तो इसी प्रकार हो जाएगा। फिर हमारा 10 नंबर पर आएगा जो मुहावरे और लोकोक्तियां पे आपको टिक लगाना है। मुहावरे और लोकोक्तियां पे टिक लगाना है, 2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का रहेगा मुहावरे और लोकोक्तियां पर। तो 2 नंबर का हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां हो जाएगा। जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे आपको, वही करना है। फिर हमारा 10 नंबर पर जो 11 नंबर पर जो है आएगा अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको एक लॉन्ग स्टोरी दे दिया जाएगा, जिसमें से 5 नंबर का टिक लगाने वाला रहेगा। लॉन्ग स्टोरी कोई भी कविता दे दिया जाएगा, उसमें आपको टिक लगाने वाला रहेगा, मतलब टिक लगाने वाला रहेगा। तो इसलिए अपठित गद्यांश बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए फिर 12 नंबर है हमारा शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प। मतलब शब्द युग्म जो है उसका सही अर्थ का विकल्प चयन करना है। 2 नंबर का रहेगा, मतलब 2 पीस रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों का आपको सही अर्थ लगाना है, टिक लगाना है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द के मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो अजय होते हैं, इसलिए इसी प्रकार आपको आएगा टिक लगाने वाला। ये आप पढ़ लीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द 2 नंबर का रहेगा। 2 नंबर आपको एक एक नंबर नहीं छोड़ना है, इसलिए 2 नंबर का ये रहने वाला है। फिर हमारा 15 नंबर पर है। 15 नंबर पर हम इंपॉर्टेंट रस बता रहे हैं, वो सभी आप पढ़ना है आपको।
जो 2 नंबर का होने वाला है उदाहरण सहित, इसका उदाहरण भी देना है आपको। क्या देना है? उदाहरण, उदाहरण सहित आपको देना है, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा हास्य रस, श्रृंगार रस के बाद हमारा हास्य रस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा रस? हास्य रस हो जाएगा इंपॉर्टेंट। फिर हमारा हो जाएगा करुण रस, करुण रस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर वीर रस, वीर रस हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब ये 4 रस आप अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इस मतलब रस में कोई दुविधा नहीं होगी, इसलिए आपको उदाहरण सहित तैयार करना है 15 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का है, ये भी अलंकार है। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर का अलंकार है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा है? श्लेष अलंकार। कौन सा इंपॉर्टेंट है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी सिलेबस के साथ आप पढ़िएगा, पूरा यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर मिलेंगे और सही चीज यहीं पर है। फिर हमारा 17 नंबर जो है, 17 नंबर है दोहा और कुंडलिया, मतलब यहाँ पर छंद दिया गया है, दोहा पढ़ लीजिएगा और कुंडलिया छंद पढ़ लीजिएगा, यही आपका 17 नंबर क्वेश्चन में है। 2 नंबर का ये भी रहेगा उदाहरण सहित, आपको तीनों के देने हैं, मतलब 6 नंबर यहाँ से आपको एकदम फिक्स हो जाएंगे, 6 नंबर में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर हमारा आ गया 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको किसी भी व्यवस्था पे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, चाहे छुट्टी पर लिखना हो, चाहे आपके मित्र के घर पत्र भिजवाना हो, चाहे आपके मोहल्ले में कचरे को सफाई करने हो, तो जल निगम को आपको पत्र लिखना है। तो इसी प्रकार आपको एक पत्र लिखने के लिए आएगा। पत्र आप देख लीजिएगा किस प्रकार लिखा जाता है, वो हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको वीडियो पेपर के समय, लेकिन अभी आप ये सब ही चीज तैयार करिएगा। फिर हमारा 19 नंबर है जो निबंध है। 19 नंबर हमारा निबंध सबसे इंपॉर्टेंट, जो 9 नंबर का देता है, इसीलिए पास करने के लिए निबंध लिखना जरूरी होता है, क्योंकि 9 नंबर आपको निबंध से मिल जाते हैं। तो निबंध के बहुत से टॉपिक रहेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर टॉपिक नहीं दिए हैं, लेकिन टॉपिक हमारा अगले वीडियो में आने वाला है। टॉपिक अभी बता दे रहे हैं, जैसे कि योगा पीठ पे हो जाएगा, और शिक्षा उद्देश्य हो जाएगा, वन निकासन हो जाएगा, इसका सबके बारे में दिया जाएगा, और स्वास्थ्य और विद्या के बारे में दिया जाएगा। तो इसलिए आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में दिया जाएगा, तो इसलिए आपको 19 नंबर 9 नंबर का है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा निबंध। निबंध आपको जरूर पढ़ना है। अब आइए देखते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर हमारे हिंदी में दिया गया है। क्लास 12 हिंदी में जो हमारा चैप्टर दिया गया है गद्य और पद्य, 2 भाग हैं, जिसमें गद्य और पद्य 2 भाग दिया गया है। उसमें हम सभी को बताने वाले हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और उसको तैयार करना है, उसका गद्यांश और पद्यांश तैयार करना है। वहीं से आपको जीवन परिचय भी आने वाला है, क्योंकि इस बार जीवन परिचय से जितना चैप्टर दिया गया उतना ही जीवन परिचय दिया गया है। तो हम सभी का आपको बताने वाले हैं कि कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है और कौन सा आपको चैप्टर तैयार करना है, चैप्टर पढ़ना है, उसी का गद्यांश पद्यांश तैयार करना है। तो आ जाता है हमारा चैप्टर 12, मतलब चैप्टर 12 का मतलब क्लास 12 का चैप्टर हिंदी है जो। तो हमारा देखते हैं यहाँ पर गद्य भाग है। गद्य भाग में पहला चैप्टर है जो हमारा राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा? वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने। किसने लिखा है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। इसलिए राष्ट्र का स्वरूप तैयार करना जरूरी है, अति आवश्यक है। राष्ट्र का स्वरूप आपको पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपको गद्यांश बनेगा। क्या चीज बनेगा? गद्यांश। राष्ट्र का स्वरूप हमेशा गद्यांश आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राष्ट्र का स्वरूप आपको पढ़ना है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का है। फिर हमारा दूसरा है रावण नर्सिंग होम में। रावण नर्सिंग होम इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरे साल आपको पढ़ना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए आपको रावण नर्सिंग होम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा यूपी बोर्ड के हर सिलेबस में, मतलब हर चैप्टर में आपको पढ़ना है रावण नर्सिंग होम में। तो फिर अगला है हमारा अशोक के फूल, 3 नंबर पे है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये यहाँ से आपके गद्यांश सबसे ज्यादा बनते हैं। सबसे ज्यादा गद्यांश बनने वाला अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप और भाषा और आधुनिकता है। यही 3 से 4 से हमारा सबसे ज्यादा बनता है, इसलिए आपको ये अशोक के फूल चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, इसलिए अशोक के फूल को आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि यहीं से गद्यांश पद्यांश अधिक बनते हैं। फिर हमारा 4 नंबर है, 4 नंबर हमारा भाषा और आधुनिकता। 4 नंबर भाषा और आधुनिकता है। इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। यहाँ से भी गद्यांश आपका अधिक बनता है, इसलिए यहाँ पर भाषा और आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए भाषा और आधुनिकता को अधिक से अधिक पढ़ना है, क्योंकि यहीं से 3-4 चैप्टर से हमारा सबसे ज्यादा क्या बनता है? गद्यांश बनता है। इसलिए गद्यांश का हमारा अगर तैयार करने का है, मतलब 10 नंबर अगर लेना है, तो यहाँ से हमें 6 चैप्टर को पढ़ना है, 10 नंबर आपका
फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका जीवन परिचय, अगर साहित्य परिचय याद कर लेते हैं तो आपका 15 नंबर आपका कोई काट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 10 नंबर का व्याख्या में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर हमारा 5 नंबर पर है, 5 नंबर पर निंदा रस है। क्या चीज है? निंदा रस हरिशंकर परसाई जी का है। हरिशंकर परसाई यहाँ ये भी आपका अच्छा है, क्योंकि यहाँ से भी गद्यांश कभी कदार एक दो पूछते हैं, एक दो आपको ईर्षा जलन के बारे में पूछते हैं, निंदा के बारे में पूछते हैं कभी कभी, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना आवश्यक है। इस चैप्टर को हमें क्या करना है? पढ़ना आवश्यक है। फिर हमारा अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है हमारा तेजस्वी मन के संपादित अंश, मतलब तेजस्वी मन के संपादित अंश जो है 6 नंबर चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 6 नंबर चैप्टर है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। इस चैप्टर का गद्यांश के आने का चांस अधिक है, क्योंकि इस चैप्टर में अभी नया अब की बार ऐड हुआ है 2025 और 26 में, 24 25 26 में, इसलिए इसको चैप्टर को आपको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है, अधिक इंपॉर्टेंट है। हमारा काव्य भाग है। काव्य भाग में हमारा 6 चैप्टर है, इसमें भी 6 चैप्टर थे और काव्य भाग में भी हमारा 6 चैप्टर है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा काव्य भाग में, तो हमारा क्या है? पवन दूतिका। पवन दूतिका किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है। राधिका जी के बारे में और श्याम जी के बारे में लिखा गया है इस कहानी में, तो इसलिए आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में यहाँ पर गद्यांश पद्यांश सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको तैयार करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ से पद्यांश पेपर के हर सेट में पूछा जाता है, इसलिए आपको बिना हिचकिचाए इसको आपको पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर है केकई अनुताप। केकई का जो अनुताप था, केकई जो अपने पछतावा था, वो किसने लिखा है? केकई का जो पछतावा मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। केकई अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो केकई के बारे में लिखा गया है कि केकई किस तरह प्रकार पछताई हैं वहां उसमें, इसलिए इसमें पद्यांश सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश यहाँ पर केकई अनुताप और पवन दूतिका का हो जाता है, इसलिए आपको ये पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए आप अच्छा ये चैप्टर है। फिर हमारा अगला चैप्टर है जो गीत और श्रद्धा मनु। तीसरा है गीत और श्रद्धा मनु। यहाँ पर गीत से चैप्टर से कम आते हैं, लेकिन हमारा श्रद्धा मनु जो चैप्टर है जयशंकर प्रसाद द्वारा इसका पद्यांश बहुत पेपर में पूछता है, इसका पद्यांश सबसे अधिक पूछता है, इसलिए आपको ये पद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी श्रद्धा मनु। बाकी आप गीत मत पढ़िए, क्योंकि गीत उतना पेपर में दिखता नहीं, अथवा में आपको लगा रहेगा। अगर मान लीजिए कभी गीत आ जाता है तो आप दूसरा पढ़े रहेंगे तो आपको श्रद्धा मनु दिखेगा, या आपको गीत दिखेगा तो श्रद्धा मनु का कर दीजिएगा, इसलिए पद्यांश इसका इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना अनिवार्य है। फिर अगला चैप्टर है हमारा चौथा, नौका विहार परिवर्तन और बापू के प्रति। ये तीनों किसने लिखा है? ये तीनों हमारे लिखे हैं सुमित्रानंद पंत जी ने। किसने लिखा? सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है नौका विहार परिवर्तन और बापू के प्रति। तो इसमें हमारा परिवर्तन सबसे कम पेपर में आता है, इसलिए नौका विहार और बापू के प्रति अधिक पद्यांश बनते हैं, इसलिए ये चैप्टर हमारा 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से हमारा 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बापू के प्रति आपको तैयार करना है और नौका विहार को तैयार करना है आपको, क्योंकि आपका एक भी नंबर छूटे ना। 10 नंबर का ये भी है, तो 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाए, 10-10 नंबर मिलेंगे तो आपका पूरा 100 में 100 मिलने वाले हैं आपको यहाँ से। फिर हमारा 5वां चैप्टर है, जो 5वां है, 5वां में है पुरवरा और उर्वशी और अभिनव मनुष्य। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक के बारे में दिया गया है, और पुरवरा और उर्वशी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अभिनव मनुष्य। लेकिन आपको पढ़ना चाहे तो स्कूल में आपको पढ़ाएंगे, उर्वशी और पुरवरा दोनों पढ़ाएंगे और परिवर्तन भी पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको हमारे हिसाब से अनुसार पढ़ना है तो आपको अभिनव मनुष्य पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से पद्यांश सबसे अधिक बनते हैं, यहाँ से पद्यांश आपको बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो लास्ट चैप्टर है हमारा 6 नंबर चैप्टर है, मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा नामक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? हिरोशिमा और मैंने आहुति बनकर देखा किसने लिखा है? अज्ञे जी ने लिखा है। अज्ञे का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्सेन। तो ये अज्ञे जी ने लिखा है मैंने आहुति बनकर देखा, और हिरोशिमा जो गिरा था एक परमाणु बम, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये यहाँ से पद्यांश और आपका अधिक बनता है, इसलिए आपको तैयार करना है। 10 नंबर आपको यहाँ पर ड्रॉप नहीं करना है, तो 10 नंबर उठाने के लिए आपको ये सभी चैप्टर आपको 10 नंबर 20 नंबर मिल जाएंगे, ये सभी चैप्टर पढ़ना है। अब हम इसी के साथ पढ़ते हैं आगे। तो साहित्यिक परिचय के बारे में पहले बता देता हूँ कि साहित्यिक परिचय कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर अगला देखते हैं हम।
फिर हमारा आ जाता है साहित्यिक परिचय, गद्य और पद्य भाग दोनों का इंपॉर्टेंट जो बताने वाले हैं वही पेपर में आने वाला है, क्योंकि 6-6 पीस है। इसमें से आपको 3-3 आएंगे, 4 या 4-4 आ सकते हैं, 3-3 या 4-4 आएंगे। तो उसमें से आपको कोई एक साहित्यिक परिचय लिखना है और 3+2 रहेंगे। इसमें कितने नंबर रखे? 3+2। इसमें साफ साफ लिखा रहता है 3 नंबर आपके परिचय के होंगे और 2 नंबर रचना का। उसके साहित्य के बारे में आपको लिखना है कि क्या क्या वो किए थे, क्या क्या भविष्य में साहित्य इतिहास बनाए थे, उनके बारे में लिखना है। और 2 नंबर आपका रचना का हो जाएगा। कितना नंबर? 2 नंबर आपको रचना का मिल जाएगा। तो गद्य भाग, आइए देखते हैं गद्य भाग का हमारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो गया हमारा वासुदेव सरल अग्रवाल। वासुदेव सरल अग्रवाल हर सेट में आते रहते हैं, इसलिए वासुदेव अग्रवाल इंपॉर्टेंट है। तो आईएमपी के तौर पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार, आईएमपी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डालकर लिख सकते हैं। फिर हमारा कन्हैयालाल मिश्रा है दूसरा। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? कन्हैयालाल मिश्रा जी का पढ़ना है, क्योंकि कन्हैयालाल मिश्रा आपको पेपर में हर सेट में नहीं, लेकिन कोई किसी किसी सेट में आपको दिखेंगे, इसलिए इनका इंपॉर्टेंट कम है। लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 6 में से आपको कोई 3 या 4 पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो तीसरा है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो हर सेट में 75 यूपी बोर्ड के 75 जिलों में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का हर सेट में पूछा जाता हुआ मिलेगा आपको इनका, इसलिए आपको इनका इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना आवश्यक है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय आपको पढ़ना जरूरी है। फिर अगला है हमारा 4 नंबर पर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मतलब सुंदर रेड्डी जी का है, मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है। तो यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का आपको 75 जिला में से आपको 40 जिला में आपको नजर आएंगे, 40% आपको पेपर में नजर आएंगे 75 में से। फिर हमारा 5वां जो है हरिशंकर परसाई जी का है। किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है। हरिशंकर परसाई जी का है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका है हमारा इंपॉर्टेंट। क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा आगे वाला 6 नंबर वाला है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। किसका है? एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। एपीजे अब्दुल कलाम का भी मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड के 75 जिला में से आपको 70 जिले में इनका मिलेगा, इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। वासुदेव सरल अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और एपीजे अब्दुल कलाम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन तीनों को ड्रॉप नहीं करना है। और आपको चाहे जिसको ड्रॉप कर दें, इन तीनों को आप छोड़ देते हैं तो जान लीजिए कि पेपर में आपका 5 नंबर कट गया। और कोई भी साहित्य परिचय आप तैयार करिएगा तो आपको 2 नंबर का इसका वो आपको रचना जरूर तैयार करना, मतलब 2 रचना कोई भी तैयार करना है जो आपको अच्छे से लिख सके। फिर हमारा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं काव्य भाग में, देखते हैं काव्य भाग में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो काव्य भाग में हमारा पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय, मतलब हरिओद्ध का। काव्य भाग में किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हमारा पहला है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का आपका साहित्य परिचय लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये हमारा 75 जिला में से आपको 70 जिला में मिलेगा, 70 जिला में आपको मिलने वाला है, इसलिए 5 नंबर का आपको ड्रॉप नहीं करना है। यहाँ पर आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय को लेकर चलना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट में रहेंगे। फिर हमारा दूसरा जो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी हमारे वही 40 या 45 जिला में आते हैं, 45 जिला में आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त हमारा 45 जिला में आ जाते हैं और 45 जिलों में आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको कम ध्यान में रखना है। फिर हमारा अगला जो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद तो हर सेट में हर साल पूछा जाता है, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद कोई ऐसा क्लास 10th और 12th के लिए महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा इस साल हट गई है, इसलिए उनको हटा दिया गया है, महादेवी वर्मा को हटा दिया गया है। जयशंकर प्रसाद आपकी बार है, इसलिए जयशंकर प्रसाद को आपको तैयार करना है। जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको 70 जिला में मिलेंगे, इसलिए ये सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद आपको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि आपकी महादेवी वर्मा हट गई है, तो छायावादी कवि के 3 के बारे में दो आपको पूछा जाता है पेपर में, छायावादी 3 कवि थी, तो इसलिए यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत आपको लेकर चलना है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत आपको 70 जिला में नजर आएंगे, इसलिए आपको सुमित्रा नंदन पंत तैयार करना है। फिर हमारा 5 नंबर पर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर 40 जिला में आते हैं, कम से कम 40 जिला में से 45 जिला में आते हैं, इसलिए इनको कम इंपॉर्टेंट। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट है हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वासेन जी का, मतलब अज्ञे जी का जो है वो अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 75 में से 75 जिला में आते हैं, इसलिए इसमें 4 इंपॉर्टेंट है अधिक। 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन का, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद
और अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन 4 में से अगर आप तैयार कर लेते हैं चारों का, तो आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ आप हमारा संस्कृत अगले पार्ट में आएगा, इसलिए आपको पूरा सिलेबस आपको नोट कर लेना और तैयार कर लेना है कि तैयार करना है कि यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे।